हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक है। तो उसमें आपकी एफसीएफएस, एसजेएफ विद प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव एंड प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को मैंने डिस्कस किया है और उसके न्यूमेरिकल्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग में आपकी एल्गोरिदम आती है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ठीक है, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम जो आपकी है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसी के थ्रू मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट आता है। ओके, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम आपका टाइम शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है। ओके, आइए देखते हैं कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के से रिलेटेड द राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, इसको आरआर भी बोलते हैं। ओके, शॉर्ट में आपको आरआर लिखा मिलेगा। The round robin algorithm CPU scheduling algorithm is designed specially for time sharing systems। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और टाइम शेयरिंग आज जो फैसिलिटी है वो आपका मल्टीटास्क प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम शेयरिंग जो कंसेप्ट है वो मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ओके, इसमें क्या होता है, कुछ टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम आप कह सकते हो वो डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में शेयर किया जाता है। ओके, इट इज़ सिमिलर टू एफसीएफएस शेड्यूलिंग बट प्रिम्पशन इज़ एडेड टू स्विच बिटवीन प्रोसेसेस। ओके, तो आपकी जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है ये जस्ट लाइक आपकी एफसीएफएस पे बेस्ड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बट इसमें क्या है, एफसीएफएस में क्या होता है, जब तक कोई प्रोसेस अगर प्रोसेसर को असाइन हुई तो पूरा कंप्लीट होके ही प्रोसेसर उसको रिलीज़ करता था। बट इन केस ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम एफसीएफएस अप्रोच ही यूज होगा, बट आफ्टर सम टाइम इट स्विचेज, सीपीयू स्विच कर जाएगा प्रोसेसर से। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिम्पशन अप्लाई है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बट प्रिम्पशन इज एडेड टू स्विच बिटवीन प्रोसेसेस। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेस में सीपीयू आपका स्विच करेगा। ठीक है, कुछ टाइम ड्यूरेशन तक हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद स्विचिंग करेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम सीपीयू स्विचेस करेगा, प्रिम्पशन होगा। ठीक है, प्रिम्पशन मीन्स कि एक प्रोसेस को थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी, इस तरीके से। मीन्स कंप्लीट प्रोसेस को ही करके रिलीज़ करे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल एक मैं न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल में, इस प्रकार की एल्गोरिदम में टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस जरूर दिया होगा कि कितना टाइम तक एक इंडिविजुअल प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, उसके बाद उस प्रोसेस का भले ही 1 मिलीसेकंड रह रहा हो एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन प्रोसेसर स्विच कर जाएगा। ओके, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग राउंड रॉबिन एल्गोरिदम फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस वेयर टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड। ये आपका टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस डिफरेंट बुक्स में लिखा हो मिलेगा, तो एक ही चीज़ है। मीन्स 4 मिलीसेकेंड तक इंडिविजुअल प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर, उसके बाद स्विचिंग करनी है। ठीक है, भले किसी प्रोसेस का सीपीयू टाइम कितना भी क्यों ना हो। ठीक है, भले 1 मिलीसेकंड रह रहा हो तो आपको उसमें क्या हो कि वो प्रोसेस का है कि 1 ही मेरा मिलीसेकंड है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, जितना सीपीयू का क्वांटम टाइम असाइन है उतना ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक, इस प्रकार से फॉलो करेगा। क्लियर, तो इसमें प्रोसेसर दे रखी है P1, P2, P3 एंड 24 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड एंड 3 मिलीसेकंड आर द रिस्पेक्टेड सीपीयू टाइम ऑफ प्रोसेसेस। ओके, तो P1 प्रोसेस का सीपीयू टाइम 24 मिलीसेकंड, P2 प्रोसेस का 3 मिलीसेकंड एंड P3 प्रोसेस का 3 मिलीसेकंड रिस्पेक्टिव। ओके, तो इसका हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। तो जैसा कि हर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हम करते हैं कि सबसे पहले गैंट चार्ट ड्रा करते हैं। ओके, गैंट चार्ट अगर आपने अच्छे से ध्यान ड्रा किया, कंसंट्रेट होके और अच्छे से बना, उसमें कोई गलती नहीं, तो आपका न्यूमेरिकल डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, और गैंट चार्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैंडल करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सिर्फ गैंट चार्ट से बता सकते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं दे रखा प्रोसेसेस का, तो ये मान के चलते हैं सभी प्रोसेसेस आ चुकी हैं, मीन्स अराइवल टाइम 0 है। क्लियर। तो हमने क्या किया, P1 प्रोसेस को सबसे पहले CPU को असाइन किया और प्रोसेसर को असाइन हुआ, तो प्रोसेसर के पास 4 मिलीसेकंड टाइम क्वांटम है, तो क्या किया, P1 प्रोसेस को 0 से 4 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट किया। उसके बाद P2 प्रोसेस को असाइन किया, P2 प्रोसेस को भी 4 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करने की उसके पास लिमिट है, बट P2 प्रोसेस का जो मैक्सिमम CPU टाइम है वो 3 मिलीसेकंड है। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक P1 को एग्जीक्यूट किया और 4 से लेके 8 तक एग्जीक्यूट कर सकता था P2 प्रोसेस को, लेकिन P2 को इतना काम ही नहीं है CPU से, P2 को तो सिर्फ 3 मिलीसेकंड की ज़रूरत थी CPU से, तो इसीलिए CPU 4 से 7 तक एग्जीक्यूट करेगा P2 को। उसके बाद P3 पे जाएगा स्विचिंग करके। ठीक है, और P3 को भी मैक्सिमम 4 मिलीसेकंड टाइम स्पेंड कर सकता था, 4 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट कर सकता था, बट P3 को भी CPU से मात्र ओनली 3 मिलीसेकंड की ज़रूरत है, तो 7 to 10 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगी P3 प्रोसेस। ओके, उसके बाद प्रोसेसर दोबारा साइकिल में जाके P1 प्रोसेस पे पहुंचेगा और P1 को 10 to 14 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद सर्च करेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, तो 10 से 14 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होने के बाद वो चेक करेगा रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है ही नहीं, सिर्फ P1 बची है, तो 14 से 18 फिर P1 को एग्जीक्यूट करेगा 4 मिलीसेकंड के टाइम क्वांटम में। उसके बाद फिर रेडी क्यू में चेक करेगा कि कोई प्रोसेस तो नहीं आई हुई है। ओके, तो कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ P1 ही है, तो 18 से लेके 22 तक फिर P1 को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर रेडी क्यू चेक करेगा, फिर 22 से 26 तक फिर एग्जीक्यूशन होगा P1 का। उसके बाद फाइनली 26 से 30 तक P1 का एग्जीक्यूशन फिर होगा और P1 प्रोसेस फाइनली 24 मिलीसेकंड कंप्लीट हो जाएंगे P1 के, और CPU चेक करेगा कि रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है, तो वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है। इट मीन्स सिस्टम में जितनी प्रोसेस थी वो CPU ने एग्जीक्यूट कर लिया सक्सेसफुली। तो इट मीन्स लास्ट आप देखिए CPU कितना मैक्सिमम मिलीसेकंड तक वर्क किया है, तो 30 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूशन किया है, तो सभी प्रोसेसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो ये आपको चेक करना कि क्या मेरा गैंट चार्ट करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप देखिए CPU के द्वारा मैक्सिमम जो वर्क डन किया गया है वो 30 मिलीसेकंड किया गया है, और जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस का CPU टाइम या वर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम है वो आप इंडिविजुअल प्रोसेस का CPU टाइम ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपका 30 ही आना चाहिए। तो आप देखिए 24 + 3 27, 27 + 3 कितना होता है 30। इट मीन्स इंडिविजुअल प्रोसेस का जो CPU टाइम है वो भी आपका 30 है, और प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूशन किया गया टोटल टाइम 30 मिलीसेकंड है। इट मीन्स हमारा गैंट चार्ट करेक्ट बना हुआ है। ठीक है, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वेटिंग टाइम। ओके, तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्रोसेस, तो आप ध्यान से देखिए 0 से 4 मिलीसेकंड तक P1 का एग्जीक्यूशन हुआ है। उसके बाद 10 से लेके 30 तक P1 का एग्जीक्यूशन हुआ है। इट मीन्स 4 to 10 मिलीसेकंड तक P1 ने वेट किया है। ठीक है, तो 4 से 10 के बीच में 4 से सिर्फ 0 से 4 एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, तो 4 से 10 के बीच में इसने वेटिंग किया है, तो इसका वेटिंग टाइम कितना आएगा 10 - 4। ओके, ये आपका होता है 6 मिलीसेकंड, तो P1 ने वेट किया है 6 मिलीसेकंड। ओके, नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P2, तो आप क्लियरली देख सकते हो गैंट चार्ट को, तो P2 ने 4 मिलीसेकंड वेट किया है, तो आपका P2 का वेटिंग टाइम आ जाएगा 4 मिलीसेकंड। सिमिलरली वेटिंग टाइम ऑफ P3 वेटिंग टाइम ऑफ P3 इज़ 7। आप देख सकते हो 7, इस गैंट चार्ट को ध्यान से देख के आप पता कर सकते हो। देखिए P3 प्रोसेस ने 7 to 10 एग्जीक्यूशन किया। ठीक है, और P3 का डिपार्चर टाइम आपका क्या होगा 10 मिलीसेकंड होगा। ठीक है, मीन्स P3 का जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो 10th मिलीसेकंड में हो गया है प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन में। ठीक है, और P3 प्रोसेस ने वेट कितना किया है 0 to 7। इट मीन्स वेटिंग टाइम ऑफ P3 इज 7 मिलीसेकंड। क्लियरली, तो आप देखिए ये इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम आ गया है। अब आपको पता करना है एवरेज वेटिंग टाइम, तो एवरेज वेटिंग टाइम में इंडिविजुअल वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, तो 4 + 6 + 7 ये आपका होता है 17, और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हैं तो आपकी 3, तो 17/3, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 5 = 15, और
फिर 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, तो इट मीन्स 5.66 ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल आया है। ठीक है, 5.66 ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम आया हुआ है। नेक्स्ट आपको निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, तो आपने देखा कि आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल गया 5.66। नाउ एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज वेटिंग टाइम प्लस एवरेज CPU टाइम। ओके, तो एवरेज वेटिंग टाइम आपने कैलकुलेट किया है, क्लियर। तो एवरेज CPU टाइम आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 24 + 3 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज देयर आर 3 प्रोसेसेस इन द सिस्टम। ओके, शो 5.66 प्लस 30/3, 30/3 आपका 10 आ गया, तो आपका 5.66 प्लस 10 इट मीन्स 15.66 आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हुआ। ओके, देयरफॉर द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 15.66, दैट इज योर आंसर। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया 15.66, ये आंसर निकल आया। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स कैलकुलेट करना हो, गैंट चार्ट को देख के बहुत सारी बातें बता सकते हैं आप हैं। आपको कैलकुलेट करना हो जैसे P1 प्रोसेस का डिपार्चर टाइम, तो P1 प्रोसेस का डिपार्चर टाइम 4 मिलीसेकेंड है। P2 का डिपार्चर टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, जब वो प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया है, मीन्स उसका आउटपुट निकल आया है। ठीक है, मीन्स CPU के द्वारा उस प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुआ है। ओके, तो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम आपका है या डिपार्चर टाइम आपका 4 मिलीसेकेंड है, और P2 का डिपार्चर टाइम 7 मिलीसेकेंड है। इसी तरीके से P3 का डिपार्चर टाइम आपका, P1 का डिपार्चर टाइम 4 मिलीसेकेंड नहीं है, P1 का डिपार्चर टाइम आपका लास्ट कितना है, 30 मिलीसेकेंड। क्यों, क्योंकि P1 का 0 to 4 एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद अभी रह गया था। ठीक है, जो कि 14 से कंटिन्यू होता रहा 30 तक। ठीक है, तो P1 का डिपार्चर टाइम 30 मिलीसेकेंड आएगा, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो इस प्रकार का डिपार्चर टाइम पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये आप गैंट चार्ट को देख के ही बता सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो और P3 का डिपार्चर टाइम कितना है, 10 मिलीसेकेंड। क्लियर, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कन्वे इफेक्ट। ठीक है, तो कन्वे इफेक्ट आपका क्या होता है, वन लॉन्ग CPU बैंड प्रोसेस एंड मैनी अदर CPU बाउंड प्रोसेसर्स आर वेटिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वे इफेक्ट। ठीक है, क्या है, वन लॉन्ग CPU बाउंड प्रोसेस एंड मैनी अदर CPU बाउंड प्रोसेसर्स आर वेटिंग, तो इसे बोलते हैं कन्वे इफेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। आप एवरेज वेटिंग टाइम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं CPU शेड्यूलिंग पे, तो मैंने आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम बताई, इसमें टाइम क्वांटम या आपके पास टाइम स्लाइस दिया रहता है। इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए उसको, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन जितने भी मिले आपको राउंड रॉबिन पे सभी को सॉल्व कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपका CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड गेट में, नेट में, इसरो है, BEL है, NIELT है, या आपके BTech MTech के जो एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, उनमें पूछा जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में तो ये पूछा ही जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं इसको तुरंत उसको इमीडिएट रिजॉल्व करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है कर रहे हों, तो उनके लिए भी ये उनके पास ये पहुंच जाए कंटेंट। ये मेरे चैनल का मेन मोटिव है। ओके, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। जिनके पास ये कोचिंग फैसिलिटी या बहुत इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, जो कोचिंग सेंटर में जाके एजुकेशन लें, तो ये इस प्रकार का एक कहने का इनिशिएटिव है मेरे द्वारा कि उनके पास तक ये कंटेंट पहुंच सके। और ये सभी गैल्विन के नोट्स बने हुए मेरे पास हैं, गैल्विन बुक ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ओके, तो उसके रिलायबल नोट्स हैं आई थिंक, तो वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और आप अगर चैनल पे नए यूज़र हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम या और बाकी भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के अपलोड करता हूं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको अच्छे से समझ के आप अपनी लाइफ में इसको अच्छे से इन्हांस कर सकें, ताकि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस गेन करें। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ
आप इसकी खूब प्रैक्टिस करना और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हों। इसी आशा के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।